नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लिख रहे हैं एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और दोस्तों ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे सीटेट और अन्य टेट एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिशन एग्जामों की तैयारी के अंदर भी प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। तो चलिए और देखते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आप इनको देखेंगे तो आपको ये पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपको इनमें से ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए यहाँ पर पहला तथ्य हमारा है लाइकेन के ऊपर। अब लाइकेन के ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि लाइकेन जो होता है ये एक वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। तो एक प्रश्न हमारे यहाँ बनता है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन सा पौधा होता है। तो यहाँ पर हम उत्तर दे सकते हैं कि लाइकेन वो होता है। तो इस प्रकार से आप अपने स्तर से इनमें प्रश्न भी बना सकते हैं और प्रश्न ऐसे बना करके पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए ये एक वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है और जहाँ पर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। और जिसका मतलब ये निकलता है कि वहाँ की जो वायु है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है, मतलब वहाँ की वायु जो है वो प्रदूषित है। तो वायु प्रदूषण से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न जो है ये बनाया जाता है और पूछा जाता है कि जैसे कहीं वायु है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है तो वहाँ पर लाइकेन जो पौधा होगा उसकी प्रकृति किस प्रकार से होगी, वो उपस्थित होगा, अनुपस्थिति दर्शाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न इसका बनाया जाता है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं हम। अगला जो तथ्य हमारा है वो है जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है। तो ये सहजीविता से संबंधित प्रश्न है। और सहजीविता जो होती है वो जैसे कवक और लाइकेन पौधे हैं और इनमें भी सहजीविता पाई जाती है। और सहजीविता का मतलब होता है कि जब दो जीव साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसे गुण को हम सहजीविता कहते हैं। और यहाँ पर ये पौधों और साथ साथ जानवरों में भी देखने को मिलती है। अब देखिए पौधे की बात करें तो हमने कवक और लाइकेन के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी। और जानवर की हम बात करते हैं तो जानवरों के अंदर जैसे बगुला और भैंस, इससे संबंधित प्रश्न जो है ये पूछा जाता है। तो बगुला जो है वो भैंस की पीठ पर बैठ करके उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है और जिससे बगुले को भोजन मिलता है। और भैंस जो होती है उसकी सफाई हो जाती है, उसको जो छोटे छोटे जीव जो उससे चिपके होते हैं वो उनसे उसका छुटकारा हो जाता है। तो इस प्रकार सहजीविता से संबंधित इससे भी प्रश्न जो है ये पूछते हैं। चलिए अगला है, थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी पर्यावरण के अंतर्गत कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। चलिए अगला हमारा प्रश्न जो है फैक्ट जो है वो है जड़ों से संबंधित। यहाँ पर मूसला जड़ें जो होती हैं वो मटर, चना, सरसों, जामुन, आम आदि में पाए जाते हैं। और कुछ मूसला जड़ें जो होती है वो हम जिनको खाने में भी प्रयुक्त करते हैं। तो ऐसी कौन सी जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाने में प्रयुक्त करते हैं? तो जैसे मूली, गाजर, सलजम आदि जो होती है ये ऐसी मूसला जड़ों के उदाहरण हैं जिन्हें हम खाने में प्रयोग में करते हैं। और इसी के साथ साथ ये कुछ पौधों में पाई जाती हैं और ये पौधे ये होते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो मूसला जड़ें होती है जो इनका आकार जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है इस प्रकार से, मतलब ऊपर थोड़ी सी मोटी होती है और नीचे फिर ये पतली पतली होती हुई लंबी गहराई में ज़मीन के अंदर तक ये चली जाती है। और इन जड़ों से थोड़ी सी पतली पतली कई शाखाएं जो होती है वो इधर उधर फैली होती है। तो एक मुख्य जड़ होती है जो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती है और उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। और कुछ जड़ें जो होती हैं वो इस प्रकार की होती है, जैसे आप उदाहरण के रूप में गेहूं के पौधे की जड़ देख सकते हैं। और गेहूं के पौधे की जो जड़ होती है वो ज़्यादा गहराई तक न जाकर के गुच्छे के रूप में ज़मीन के थोड़े से ही भीतर तक ये होती है। तो इस प्रकार इसमें कोई भी जड़ जो होती है वो मुख्य नहीं होती है, कहने का मतलब है। तो इस प्रकार की जब जड़ें होती है तो उन्हें हम झकड़ा जड़ या फिर अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। और ये जड़ जो होती है ये मूसला जड़ का उदाहरण है। जैसे आप मूली को देख लिए, मूली जो होती है वो ज़मीन में थोड़ी सी गहराई तक जाएगी और एक मुख्य जड़ के रूप में रहेगी और उससे पतले पतले पाल जैसी पतली रचनाएं भी निकली होती है। तो ये मूसला जड़ का उदाहरण है और ये अपस्थानिक या झकड़ा जड़ इन्हें भी कहते हैं। और ये जड़ें जो होती है गेहूँ, घास, मक्का, गन्ना आदि के अंतर्गत ये पाई जाती है। चलिए अगला है, अमरबेल जो है ये परजीवी पौधा है और इसकी जड़ें जो होती है वो दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर अधूरा ही रह गया। चलिए तो ये तो आप जानते हैं अमरबेल के बारे में। चलिए अगला हमारा तथ्य है अवस्तंभ जड़ें। अब अवस्तंभ जड़ें क्या होती है? तो ये जड़ें जो होती है ये भूमि के ऊपर तने से निकलती है। तो ऐसी जड़ों को हम कहते हैं अवस्तंभ जड़ें। और इनका उदाहरण आप देख सकते हैं, मक्का का जो पौधा होता है तो मक्के के पौधे में जो तना होता है उसका भाग जो ज़मीन से ऊपर होता है और तने से जड़ें निकल करके फिर
यहाँ ज़मीन को जाती है। इस प्रकार से आपने गन्ने के अंदर भी देखा होगा, बाजरे के अंदर भी देखा होगा। तो इनके अंदर ये जड़ें जो होती है इन्हें हम कहते हैं अवस्तंभ जड़ें। मतलब निकलेंगी ये तने से और जाएंगी फिर वो भूमि को। चलिए अगला देखते हैं। आगे यदि हम बात करें स्तंभ जड़ों की, तो स्तंभ जड़ें क्या होती है? तो ये ऐसी जड़ें जो टहनियों से या फिर शाखाओं से निकलती हैं और ये सीधे फिर ज़मीन को जाती है, खंभों की तरह होती है जैसे बरगद के अंदर। तो बरगद के अंदर हम देखते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो उसकी शाखाओं से या टहनियों से निकलती हैं। तो ऐसी जड़ों को हम स्तंभ जड़ कहते हैं, क्योंकि ये सीधे खंभे की तरह फिर ज़मीन में आती है और ज़मीन में गहराई में चली जाती है। चलिए अगला फैक्ट है, रेशेदार जड़ें जो होती है प्याज लहसुन आदि के अंदर देखने को हमें मिलती है। और प्याज लहसुन के अंदर हम देखते हैं कि जड़ें जो होती है एक पतले पतले रेशों के रूप में होती है। तो ये रेशेदार जड़ें भी इनके अंदर देखने को मिलती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो पौधे अपने भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं और ये लाल रंग में सबसे अधिक होती है। और इसी का प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से रंग में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम कौन से रंग में होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश में या बैगनी रंग में ये सबसे कम होती है और लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला देखते हैं, पत्तियों के अंदर सराविन्यास से संबंधित है। और पत्तियों के अंदर हम सराविन्यास देखते हैं कि दो मुख्य प्रकार का सराविन्यास पाया जाता है, एक होता है जालीकावत और एक होता है समांतर। अब जालीकावत से नाम से स्पष्ट होता है कि जहाँ पर पत्तियों के अंदर जो पतली पतली सराएं होती है वो किसी भी प्रकार का जाल बना लेती है। तो इस प्रकार के सराविन्यास को हम कह देते हैं जालिकावत सराविन्यास। और जहाँ सराएं एक दूसरे के समांतर जाती हैं तो उसे हम कहते हैं समांतर सराविन्यास। तो अब चलिए जालिकावत और समांतर से थोड़ा सा और उसको समझते हैं। देखिए जालिकावत सराविन्यास जो होता है इसमें सराएं एक जाल के रूप में होती है और सरा विन्यास में सराएं जो समांतर होता है उसके अंदर सराएं एक दूसरे के समांतर होती है। अब देखिए थोड़ा सा और भी दिन के बारे में बात करते हैं। तो जिन पौधों में की पत्तियों में जालीकावत सराविन्यास देखने को हमें मिलता है उन पौधों की जड़ें मूसला जड़ें हुआ करती है। अब ये भी एक आपको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रश्न मिल रहा है कि जिन पौधों की पत्तियों के अंदर जालीकावत सराविन्यास होता है उनकी जड़ें मूसला जड़ें होती है और जिन पौधों की पत्तियों में समांतर सराविन्यास होता है उन्हें जकड़ा या जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो देखने को मिलती है, जैसे केला मक्का आदि के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसी रचनाएं जो होती हैं वो बाह्य दल पुंज कहलाती है। अब यहाँ पर से क्या कहलाती है, इस प्रकार का प्रश्न बना सकते हैं कि फूल के नीचे मौजूद जो हरी पत्तियों जैसी रचनाएं होती है वो क्या कहलाती है? तो उन्हें हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। चलिए आगे है श्रृंखलाएं, जो खाद्य श्रृंखला है उससे संबंधित है। खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है। ये अधिक से अधिक स्तर यहाँ पर बताए हैं और प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा ही संचित करता है अपने शरीर में और फिर रूपांतरित करता है और बाकी 90% जो ऊर्जा होती है उसके अंदर हानि हो जाती है। और इसी से संबंधित उपभोक्ता के द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को लिंडमैन का 10% सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये पूछा जाता है कि ऊर्जा का जो 10% का सिद्धांत है वो किसने दिया? तो वो दिया था लिंडमैन ने। इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पर्यावरण पर है ये, और मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो था ये 1972 में आयोजित किया गया था और ये 1972 में 5 जून को आयोजित किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि जो 5 जून है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसी दिन हम देखते हैं कि पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। तो 5 जून 1972 को ये स्टॉकहोम के अंदर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन के में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत जो था वो अपनाया गया था। तो इसका सिद्धांत जो था एक ही पृथ्वी। और इस सम्मेलन के अंदर 119 देशों ने भाग लिया था और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह पहला कदम था। और इस सम्मेलन के ही उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है। चलिए अगला है पृथ्वी सम्मेलन, और अगला फैक्ट जो हमारा है पृथ्वी सम्मेलन से है और इसका आयोजन जो था ये 1992 में किया गया था। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था और इस सम्मेलन के अंदर 182 देशों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था और जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी इस प्रकार का भी प्रश्न आता है कि जो एजेंडा 21 है ये क्या है? तो ये प्रकार का दस्तावेज है जो पर्यावरण और विकास पर जारी किया गया था और ये 1992 में ब्राज़ील की राजधानी में जारी किया गया था। चलिए अगला है काफ़ी महत्वपूर्ण चिपको आंदोलन। देखिए भारत के अंदर चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में सखंड कि गोपेश्वर शहर का रेनी नामक गांव, इस गांव का नाम भी पूछा जाता है
तो ध्यान रखिएगा, रैनी नामक गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और इस आंदोलन में महिलाएं जो थी वो पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हुए थे। तो उसी से ये आंदोलन का नाम जो था ये चिपको आंदोलन इसमें पड़ा था। और सुंदरलाल बहुगुणा इसके उनके नेतृत्व में इस आंदोलन को बल मिला था, तो उनका नाम इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। चलिए आगे हमारा जो फैक्ट है वो है जल दिवस। अब देखिए मैंने तीनों प्रकार के जो दिवस हैं और ये क्रम से ही हैं और तीनों की जो डेट है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए 22 मार्च है, 22 अप्रैल है और 22 मई है। और माह को मैंने थोड़ा सा क्रम से कर दिया ताकि हम आसानी से याद रख पाएँ। तो मार्च, अप्रैल और मई तीनों माह लगातार क्रम से ही आते हैं और तीनों में 22 तारीख आती है। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि जो मार्च है उसमें जल दिवस है, फिर उसके बाद में पृथ्वी दिवस है और उसके बाद में जैविक विविधता दिवस है। तो इस प्रकार से आप जो भी डेट सेम होती है और उसमें सिर्फ उसको मनाने का जो दिवस होता है वो डिफरेंट होता है, तो आप ऐसे इनको थोड़ा सा आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्च में जल दिवस मनाया जाता है 22 तारीख को, अप्रैल में पृथ्वी दिवस और मई में जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। इसी प्रकार से एक और है यहाँ पर प्रतिवर्ष ओजोन दिवस। अब ओजोन परत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर दिवस से संबंधित प्रश्न बन जाता है कि ये कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव का आयोजन जो है ये किया जाता है जुलाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है। और काफ़ी जो है बारिश से संबंधित प्रश्न भी आ जाता है कि वन महोत्सव को कब शुरू किया जाता है। तो ये जुलाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है। फिर इसी प्रकार से है वन्य जीव सप्ताह। तो देखिए वन्य जीव सप्ताह ये जुलाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह में है और ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत देखते हैं वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर 1 से 7 तो 107 दिन मतलब कि वही 7 दिन है, सप्ताह बन जाता है। तो अक्टूबर में वन्य जीव सप्ताह होता है। अगला हमारा फैक्ट है एनवायरनमेंट। शब्द को फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो यहाँ फ्रेंच लिखा है, ये फ्रेंच भाषा है, तो फ्रेंच भाषा से इसको लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अब अगला थोड़ा सा हमें जो फैक्ट है वो थोड़ा मैं कंफ्यूज करने वाला होता है, क्योंकि जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिक शब्द का जो प्रयोग था वो किसने किया था। तो देखिए पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये एजी टेंसले ने किया था। अब दोनों में सिर्फ इसमें तंत्र जोड़ दिया है और यहाँ पर तंत्र नहीं है। पारिस्थितिकी वो भी है, पारिस्थितिकी ये भी है। तो एक पारिस्थितिकी है और दूसरा पारिस्थितिक तंत्र है। तो तंत्र में टेंसले आ जाएगा और पारिस्थितिकी में अर्नेस्ट हेकल आ जाएगा। और कहीं कहीं पर पारिस्थितिकी शब्द के अंतर्गत रिटर का नाम भी इसमें आ जाता है। तो रिटर ने 1968 में किया था और यहाँ पर अर्नेस्ट हेकल ने 1868 में किया था और अर्नेस्ट हेकल ने जो किया था वो 1866 में किया था। तो कहीं कहीं पर आपको ये नाम भी जरूर देखने को सुनने को मिल सकता है। तो उन्होंने 68 में किया और इन्होंने 66 में किया, 66 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन प्रक्रिया के विषय में विलियम बोमेट ने इसकी खोज की थी। तो जो पाचन की प्रक्रिया है पर्यावरण के अंतर्गत आप देख सकते हैं, इससे संबंधित जो एक चैप्टर भी है और वहाँ पर ये नाम निकल करके आता है विलियम बोमेट, और इन्होंने इससे प्रक्रिया के विषय में खोज की थी। आगे इसी से संबंधित है स्वांगीकरण की क्रिया द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्वांगीकरण प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर स्वांगीकरण प्रक्रिया जो होती है, जो भोजन अवशोषित हो जाता है उसके बाद वो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचना स्वांगीकरण कहलाता है। दूध के दांतों से संबंधित भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जंतुओं में कुछ जो विशेष बातें हैं उनके ऊपर आते हैं। जैसे यहाँ पर गेंडे को लिया गया है और गेंडे के ऊपर प्रश्न आता है जो असम का काजीरंगा अभ्यारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार से भी प्रश्न आता है गेंडे का। तो यहाँ पर गेंडे की चमड़ी के ऊपर प्रश्न है, मतलब उस जीव में जो विशेषता है उसके ऊपर। तो गेंडे की जो चमड़ी होती है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। और अगला जो है जिराफ के ऊपर है। जिराफ एक ऐसा जानवर होता है जो कि अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। जो उसके पैर होते हैं उसके पैरों की विशेषता के कारण से उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर यकृत अंग के द्वारा अमोनिया को बदला जाता है। तो अमोनिया जो होती है उसको यूरिया में बदला जाता है।
कहने का मतलब ये है। और यकृत को मनुष्य के शरीर के जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो देखिए प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य के जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन से अंग को कहा जाता है, तो वो रहेगा यकृत। अब अगला जो है इससे संबंधित प्रश्न आपने देखा है, रेगिस्तानी ओक जो होता है, ओक का पेड़, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये खास करके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इस पेड़ की विशेषता होती है इसके तने में ये बहुत सारा पानी जो है वो इकट्ठा कर लेता है। चलिए अगला है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के समान जो कुछ पतली पाउडर जैसे रचनाएं दिखाई देती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम पराग कहते हैं। और इस प्रकार का भी ये प्रश्न बनता है। अगला है निफेंथिस, जिसे हम फीचर प्लांट कलश पादप कहते हैं, और ये भारत में कहाँ पाया जाता है ऐसा पूछा जाता है। तो ये निफेंथिस पौधा जो होता है ये भारत में मेघालय में पाया जाता है, तो यहाँ पर मेघालय बन जाता है। अब कुछ पक्षियों की जो विशेषताएं हैं, जैसे घोंसले संबंधित फैक्ट हैं, तो यहाँ पर वीवर एक ऐसा पक्षी होता है जिसका घोंसला जो होता है लालटेन की तरह होता है। तो ऐसा प्रश्न आता है कि लालटेन की तरह जो है कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो यहाँ पर 3-4 पक्षी के नाम दिए जाते हैं और यहाँ पर आपको चुनना है वीवर पक्षी जो होता है उसका घोंसला लालटेन की तरह होता है। फिर इसी प्रकार से कौन सा पक्षी जो है वो अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की निचली डालियों में, तो वो होता है मोर। तो मोर जो होता है ये अपना घोंसला झाड़ियों में या फिर पेड़ की नीची डालियों में बनाता है। अब जो इसी में आगे पक्षी की बात हो रही है, तो इसमें अगला पक्षी आता है चील। तो चील जो होता है ये सबसे ऊंचे पेड़ की डालियों पर अपना घोंसला बनाता है। इसकी विशेषता होती है घोंसले की इसकी, ये सबसे ऊंचे पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाता है, साथ ही साथ अपने घोंसले का साल दर साल उपयोग करता है। और इसका घोंसला जो होता है वो अन्य पक्षी की तुलना में थोड़ा बड़ा भी होता है, क्योंकि ये पक्षी का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए आगे बात करते हैं, बांस और लकड़ी के घर ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर इस प्रकार के घर हमें देखने को मिलते हैं, बांस और लकड़ियों के। चलिए आगे हैं, शेर की आयु 14 साल लगभग होती है और बाघ की आयु जो होती है लगभग 26 साल होती है। और बाघ की जो दहाड़ होती है वो कितनी दूरी तक सुनी जा सकती है, तो लगभग 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ को, दहाड़ को सुना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत से संबंधित बात यहाँ पर की जा रही है। छोटी आंत जो होती है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है। तो देखिए हम देखते हैं छोटी आंत जो होती है उसके अंदर भोजन के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि का पाचन भी होता है और साथ साथ अवशोषण भी होता है। कुछ पाचन जो होता है वो आमाशय के अंदर हो जाता है और छोटी आंत के अंदर फिर इनका अवशोषण होता है। और इसकी जो लंबाई होती है, तो यहाँ पर लंबाई जो है वो बताई गई है बड़ी आंत की। तो देखिए बड़ी आंत जो है उसकी लंबाई 1.5 मीटर है, मतलब लगभग 1.5 मीटर की ये होती है। अब जो बड़ी आंत है वो लंबाई में बड़ी नहीं है, लंबाई में छोटी आंत जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है। वो लगभग, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर की होती है और बड़ी आंत की लंबाई जो लगभग 1.5 मीटर की होती है, पर वो थोड़ी पतली होती है और ये थोड़ी चौड़ी होती है, मोटी होती है, तो इसलिए इसको बड़ी आंत कहा गया है। चलिए आगे है, ध्वनि से संबंधित यहाँ पर अगला तथ्य है, अगर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनि में तीक्ष्णता जो है वो आती है, जैसे तीक्ष्णता या पतली हो जाती है ध्वनि, कहने का मतलब ये है। तो जैसे महिला की आवाज़ या सीटी की जो आवाज़ होती है, तो वहाँ पर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है जिससे कि ध्वनि पतली हो जाती है, और जब आवृत्ति घटेगी तो ध्वनि जो है वो मोटी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। तो जिस प्रकार से पुरुष की जो आवाज़ होती है या फिर शेर की जो दहाड़ होती है, तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो कम होती है, इसलिए इनकी आवाज़ें मोटी होती है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न जो है आवृत्ति और जो ध्वनि का पतलापन और भारीपन है वो इससे जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ तरंगों की, इनसे संबंधित भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। श्रव्य तरंगे जैसे जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और इन तरंगों को मनुष्य जो है वो सुन सकता है। तो ऐसी तरंगे श्रव्य मतलब जिन्हें हम सुन सकते हैं और इनकी आवृत्ति इतनी होती है। फिर अगली है अश्रव्य, जिन्हें हम सुन नहीं सकते। तो 20 हर्ट्ज से जिनकी आवृत्ति कम होती है उन्हें हम नहीं सुन सकते हैं, और इन तरंगों को कुछ जंतु जैसे गेंडा, हाथी, हैल आदि जानवर जो है ये सुन सकते हैं। अगली यहाँ पर है पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे जो होती है ये जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता, और इनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और इन्हें कुछ दूसरे जंतु जो होते हैं जैसे चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, चूहे, जानवर आदि जो हैं ये सुन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस वस्तुओं में सबसे अधिक होती है और गैसों के अंदर सबसे कम होती है। चलिए आगे है, प्रदूषित जल से हैजा, पीलिया और टाइफाइड, पेचिस
आदि रोग होते हैं। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता है कि प्रदूषित जल से कौन से रोग होते हैं, 4 रोगों के नाम रख दिए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पीलिया, टाइफाइड, पेचिस आदि रोग जो होते हैं ये से होते हैं। और प्रदूषित जल के अंदर जब हम फिटकरी का उपयोग करते हैं, उस फिटकरी को डाल देते हैं तो अशुद्धियाँ नीचे तली के अंदर बैठ जाती है और जल जो है वो थोड़ा साफ हो जाता है। आगे यहाँ पर मच्छरों से संबंधित तथ्य है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए मिट्टी के तेल का छिड़काव किया जाता है। और मिट्टी का तेल वहाँ पर क्या काम करता है, तो ये तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है और उनके जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अचार को सूर्य की धूप में सेका जाता है। मतलब जब भी हम अचार बनाते हैं तो अचार को धूप में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अचार के अंदर जो नमी होती है उसको पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा किया जाता है, जिससे अचार जो है वो लंबे समय तक सही बना रहता है, संरक्षित बना रहता है, खराब नहीं होता है। साबूदाना बीज का रूप नहीं है, जैसा हमें दिखाई देता है तो वो कोई बीज नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। केरल के लोग जो होते हैं ये टेपिकोवा और नारियल को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। तो यहाँ पर अगला है लिंगहू फेन। खाना हांगकांग का खाना है और ये खाना जो है ये एक सांप से बनाया जाता है। मतलब ये सांप के रूप में सांप की डिश होती है और उसी को नाम दिया गया है लिंगहू फेन और ये हांगकांग का खाना है। चलिए आगे बात करते हैं। पके हुए चावल जो होते हैं रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें तापमान जो होता है कम हो जाता है और रोगाणु इस पर निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। रक्त की जांच में मलेरिया की पहचान लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छरों के अंडे से की जाती है। तो यहाँ पर मलेरिया की जांच से संबंधित ये प्रश्न बन सकता है और कि कैसे करते हैं, तो मच्छरों के अंडों से। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर और बात करते हैं। टपकन, जिसे हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं या ड्रिप तंत्र कहते हैं, तो ये एक ऐसी विधि होती है सिंचाई की जहाँ पर जल जो होता है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि पौधे को बूंद बूंद के रूप में पानी जो है वो टपकन के रूप में मिलता है, ड्रिप के रूप में मिलता है। तो इसलिए ये सिंचाई की बहुत अच्छी विधि है। आगे बात करते हैं। खरपतवार और कीटों से सुरक्षा के लिए हम एट्रोजिन और 2,4-D का प्रयोग करते हैं। तो ये खरपतवार नाशक हैं और इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं कि 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवार है। आगे बात करते हैं थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो जो फसल कट जाने के बाद उससे बीजों को अलग करना होता है, उस करने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं थ्रेसिंग। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं रेशम कीट के पालन से संबंधित, और ये रेशम कीट का जो पालन होता है, इसके कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। आगे है केचुआ। केचुआ जो होता है ये किसान मित्र होता है और ये मिट्टी को उर्वरक बना देता है। तो इसलिए केचुआ जो होता है ये किसान का मित्र कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी आदि प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रबी की फसलें पूछ ली जाती है। कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाते हैं कि कौन कौन सी फसलें रबी की होती हैं। तो इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आती हैं। और खरीफ की फसलों के अंदर सोयाबीन, मक्का, तुअर, अरहर, जिसे हम कहते हैं तुअर भी कहते हैं, अरहर भी कहते हैं, और ये मूंगफली, ये फसलें आती हैं खरीफ की फसलों के अंतर्गत। तो दोस्तों ये कुछ हमने पर्यावरण अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए थे जिनसे संबंधित प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते ही हैं। और ये तथ्य आपको यदि पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम और भी तथ्य आपके लिए लेकर आएंगे। ये इस प्रकार का पहला वीडियो था, तो इसमें यदि आपको कैसा लगा तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमें इतनी देर तक सुन रहे थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।